का चैप्टर 11 जीव और समष्टियाँ। आइए हम जीव और समष्टियाँ के बारे में अच्छे से विचार करते हैं। डे स्टूडेंट, जीव और समष्टियाँ जो हमारा चैप्टर है बहुत ही शानदार चैप्टर है और इस चैप्टर में से सबसे पहला टॉपिक आता है जैविक संगठन के स्तर। तो स्टूडेंट, जैविक संगठन के जो स्तर है वो क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये कौन कौन से होते हैं। पहला है ये निम्न है भाई। तो जैसे कि वृहद अणु, बड़े अणु, कोशिकाएं हो सकती है, ऊतक हो सकते हैं, अंग हो सकते हैं, वेष्टि वेष्टि हो सकता है, या जीव हो सकता है, समष्टियां हो सकती है, समुदाय हो सकते हैं, पारितंत्र, जीवोम। ये सब के सब क्या है, संगठन के स्तर हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम यहाँ पे ये देखना चाहेंगे कि संगठन के स्तरों पर हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि जो संगठन के स्तर है उनके लेवल पे प्रश्न उठते हैं। जैसे कि संगठन के स्तरों पर हमें दो प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि जैसे कि पहला प्रश्न आया हमारे सामने कि पक्षी कैसे गाता है। दूसरा प्रश्न आता है पक्षी क्यों गाता है। तो इसका सही शब्दों में आंसर होगा कि स्वर यंत्र या हड्डियों के कंपन की वजह से। कौन से कहे कि पक्षी क्यों गाता है, तो इसकी वजह है, एक तो हो सकता है कि वो स्वर यंत्र और हड्डियों के कंपन से तो गाता है। दूसरी बात है कि क्यों गाता है। तो क्यों गाता है का जवाब आता है किसी को खोजने के लिए अथवा प्रजनन काल में अपने साथी से बात करने के लिए ये पक्षी गाता हो। लेकिन इसको हम वैज्ञानिक नज़रिए से देखें, इसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमारे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। जैसे रात में खिलने वाले फूल आखिर सफेद क्यों होते हैं, एक प्रश्न उठता है हमारे मन में। इस दूसरा प्रश्न उठता है कि कैक्टस में इतने कांटे क्यों होते हैं, इसकी क्या वजह है। ये भी प्रश्न हमारे मन में उठ सकता है। तो परागणकर्ताओं को आसानी से देखने के लिए वजह हमारे पास दूसरी है कि परागणकर्ताओं को आसानी से देखने के लिए, यानी परागणकर्ता जो होते हैं उनको आसानी से देखने के लिए ये हो सकता है ये प्रोसेस दूसरी प्रोसेस होती है कि कैक्टस में इतने कांटे क्यों है। हो सकता है साइंटिफिक तरीके से देखें तो वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए कैक्टस में बहुत सारे कांटे हो सकते हैं। जानवरों से सुरक्षा के लिए कांटे हो सकते हैं। इस तरीके से हम इसको समझना चाहते हैं। अब आता है हमारा मेन टॉपिक जिसको कहते हैं पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो डे स्टूडेंट, आइए हम चर्चा करते हैं इकोलॉजी के विषय में। तो इकोलॉजी के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, पारिस्थितिकी ऐसा विषय है जिसमें जीवों के बीच या जीवीय तथा भौतिक पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जीव और उसके जो जीवीय पर्यावरण है और उसका भौतिक पर्यावरण है उनके बीच कौन कौन सी पारस्परिक क्रियाएं होती है, उन सब क्रियाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो इसको बोला जाता है इकोलॉजी या फिर इकोसिस्टम। मूल रूप से जो पारिस्थितिकी जीवीय संगठन के चार प्रमुख स्तर होते हैं भाई। अगर हम इकोलॉजी के संगठन के बारे में बात करें तो चार प्रमुख होते हैं। दूसरी बात करें तो वो चार चीज़ें क्या क्या है। चार स्तर हमारे पास आते हैं। पहला स्तर आता है जीव, दूसरा स्तर आता है समष्टियाँ, तीसरा आता है समुदाय और चौथा आता है बायोम या जीवन। इनमें से हमारा जो सिलेबस है उसमें पॉपुलेशन यानी कि समष्टियों के बारे में अच्छी तरीके से समझा रखा है। हम इस पार्ट में पढ़ेंगे कि समष्टि के गुण क्या क्या होते हैं, समष्टि की वृद्धि कैसे होती है, जीवन व्रत विभिन्नताएं क्या है, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं क्या है। इस पार्ट में हम इन्हीं बातों के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं समष्टि की परिभाषा की तरफ। इस समष्टि की परिभाषा क्या है, आखिरकार ये जो समष्टि है इसको किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं, है ना। तो समष्टि की परिभाषा क्या है, आइए हम चर्चा करते हैं। तो डियर स्टूडेंट,
जीवों के ऐसे समूह जो समान संसाधनों का साझा करते हैं अथवा उनके लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, संकरण करते हैं तथा एक सुपरिभाषित क्षेत्र में रहते हैं। यानी कि किसको हम समष्टि बोले, किसको हम समष्टि की परिभाषा कहे, तो वो परिभाषा हमारे सामने आती है कि जीवों के ऐसे समूह जो समान संसाधनों, यानी कि हम परिभाषा कर बोले तो हमारे सामने परिभाषा आती है कि देखो, दोबारा से परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं कि जीवों के ऐसे समूह जीवों के ऐसे समूह जो समान संसाधनों समान संसाधनों का साझा करते हैं, उनके बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, वो आपस में संकरण करते हैं तथा एक सुपरिभाषित क्षेत्र में रहते हैं जिसको कोई जगह बोल सके। जैसे कि मान लीजिए कोई शहर है, जैसे कि कोई कोटा, बूंदी, बारह झालावाड़, इस तरह से कोई शहर हो सकता है। समष्टि का निर्माण करते हैं, तो समष्टि की परिभाषा में ये शब्द आप जोड़ सकते हो कि समष्टि की परिभाषा आखिरकार क्या है। फिर आपसे पूछा कि समष्टि के उदाहरण बताइए भाई, तो समष्टि के क्या उदाहरण हो सकते हैं? तो समष्टि के उदाहरण हैं, देखिए, आर्द्र भूमि में उपस्थित सभी जलकांत, यानी आर्द्र भूमि होती है, जल कुंकड़ी बोल सकते हो आप इसको, वो हो सकता है। वन में सागवान या टीक के पेड़ हो सकते हैं, वन में सागवान या टीक के पेड़ हो सकते हैं, ये भी समष्टि की गणना है। संवर्धन प्लेट, संवर्धन प्लेट में जीवाणु हो सकते हैं, ये समष्टि की बात कर रहे हैं। साथ ही खंडरों में चूहे और तालाब में कमल के पौधे समष्टि के उदाहरण हो सकते हैं। इसके बाद समष्टि का महत्व आता है। क्या है समष्टि का महत्व, है ना? समष्टि का महत्व क्या है? समष्टि को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि व्यष्टि क्या होता है। समष्टि को जानने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि व्यष्टि क्या होता है। तो डे स्टूडेंट, समष्टि का महत्व क्या होता है, आइए एक एक करके चर्चा करते हैं कि व्यष्टि, सबसे पहले व्यष्टि की बात करो कि व्यष्टि क्या है, समष्टि तो कर लेंगे। व्यष्टि क्या है, देखो स्टूडेंट, व्यष्टि जीव वह होता है जो परिवर्तित पर्यावरण का सामना करे। व्यष्टि जीव किसको बोलेंगे? जो चेंज इन्वायरमेंट है उसका सामना करे, लेकिन लेकिन प्राकृतिक वर्ण द्वारा वांछित लक्षणों को विकसित करने का कार्य समष्टि स्तर पर ही होता है। पहला शब्द हमसे पूछे कि व्यष्टि क्या चीज है, तो व्यष्टि और समष्टि दोनों चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए आप, विकसित करने का कार्य समष्टि स्तर पर होता है। बोलते हैं कि यदि व्यष्टि किसको बोलेंगे, तो जो परिवर्तित पर्यावरण का क्या करे, सामना करे। व्यष्टि किसको कहेंगे? यानी कि जो परिवर्तित पर्यावरण है, परिवर्तित पर्यावरण, परिवर्तित पर्यावरण का जो सामना करे उसको हम क्या बोल देते हैं? व्यष्टि। तो हम व्यष्टि कहेंगे जो परिवर्तित पर्यावरण का क्या करे, सामना करे। जो परिवर्तित पर्यावरण का सामना करता है उसको हम क्या नाम दे देंगे? व्यष्टि। ठीक है। लेकिन अगर वांछित लक्षणों को विकसित करने की बात की तो यहाँ पे समष्टि स्तर आ जाएगा, या तो फिर समष्टि के स्तर पर हम ये सारी चर्चाएं करेंगे। ठीक है। अब हम समष्टि के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे कि समष्टि के गुण कौन कौन से होते हैं। तो आइए समष्टि के गुणों की बात करेंगे। तो समष्टि के बारे में एक बार और पूछ लेते हैं। ये सब पारिस्थिति का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि ये पारिस्थिति को समष्टि आनुवंशिकी और विकास से जोड़ता है। तो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे समष्टि के गुण क्या क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, समष्टि के गुण के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो
करते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, हम पढ़ चुके थे समष्टि। अब हम आज पढ़ेंगे समष्टि के गुण। समष्टि के क्या गुण होते हैं? तो समष्टि के जो गुण होते हैं उनमें आएगा एक तो जन्म दर व मृत्यु दर, लिंगानुपात, आयु पिरामिड, समष्टि आकार व घनत्व। तो इसमें सबसे पहला जो गुण आता है उसको वो आता है हमारे पास जन्म दर व मृत्यु दर। तो जो वेष्टि होता है, सबसे पहली बात यहाँ वेष्टि नाम है, तो वेष्टि होता क्या आखिरकार? वेष्टि का मतलब क्या होता है? वेष्टि का मतलब होता है यहाँ पर एक जाति। आप उसको प्रजाति भी बोल सकते हो और उसको आप यहाँ पर जाति भी कह सकते हो। प्रजाति बोल दो या जाति बोल दो यहाँ पर। तो वेष्टि जन्म लेता है, वेष्टि जन्म लेता है और मरता है, यानी कि कोई भी प्रजाति होती है वो जन्म लेती है और मरती है। लेकिन जो प्रति व्यक्ति जन्म दर व मृत्यु दर होती है, यानी समष्टि में जन्म दरें और मृत्यु दरें होती है, इन दरों को प्रति व्यक्ति जन्म व मृत्यु दर कहते हैं। यानी कि जो जन्म लेने वाली दर को क्या बोलते हैं? जन्म दर। और मरने वाले की दर को हम क्या बोलते हैं? मृत्यु दर। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि कोई तालाब है, मान लीजिए उस तालाब में पिछले साल है ना 20 कमल के पौधे थे। कितने पौधे थे? 20 कमल के पौधे। जनन द्वारा 8 नए पौधे और हो जाते हैं, 8 नए पौधे और हो जाते हैं। और वर्तमान जो समष्टि है वो हो जाती है 28 की। तो हमें जन्म दर कैसे निकालनी है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 में 20 का भाग देंगे। यानी कि अगर हम इससे कोई पूछे कि इस तरह से इसमें ये क्या मैटर है, तो इसका एक सूत्र होता है भाई, है ना। इसका एक सूत्र होता है नए जन्म, यानी जन्म दर का सूत्र होता है यहाँ पर हमारे सामने नए जन्म बटा जो पुराने जन्म है, पुराने जन्म। नए जन्म में हम पुराने जन्म का भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगी ये समष्टि, है ना। ये समष्टि का उत्तर हो जाएगा 0.5 संतति प्रतिवर्ष। ठीक है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं आगे यहाँ पर कि यदि प्रयोगशाला समष्टि में 40 फल मक्खियों में से 20, यानी कितनी फल मक्खियां हैं? 40, है ना। 40 फल मक्खियों में से प्रति सप्ताह 4 मक्खियां मर जाती है, मर गई, तो समष्टि की मृत्यु दर क्या होगी? तो मृत्यु दर का वही फॉर्मूला है 4/40, यानी कि इसका भी वही फॉर्मूला होगा। यहाँ पर हम कहेंगे इसमें भी कि मृत्यु, यानी कि ताजा मृत्यु कितनी हुई है, मृत्यु में हम पुरानी जनसंख्या का भाग दे देंगे, पुरानी जनसंख्या का भाग दे देंगे। नई कितनी हमारे सामने मृत्यु कितनी हुई? 4 की हुई थी। और हमारे पास जो आई थी वो कितनी आई थी भाई? 40। तो इसमें भी हमारे पास जो आंसर होगा, है ना, तो इसका आंसर भी हमारे सामने, है ना, याद रखना, है ना। तो इस तरीके से ये हमारी समष्टि हो जाएगी, यानी कि प्रति सप्ताह, यानी कि यहाँ पर हम इसको काट देंगे, यानी कि 0.1, इसका आंसर क्या जाएगा? 0.1 प्रति मक्खी प्रति सप्ताह। ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर समष्टि के बारे में बात करते हैं, है ना। इस तरीके से ये हमारी समष्टि है। आगे बढ़ते हैं, पाठ में आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो आता है वो आता है लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है, किसको कहते हैं आखिरकार? ये है लिंगानुपात, समष्टि का अगला गुण। समष्टि का दूसरा महत्वपूर्ण गुण है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए समष्टि का दूसरा महत्वपूर्ण गुण क्या है, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे? लिंगानुपात। यानी कि नर व मादा के अनुपात, यानी कि एक तरफ हम बोल दे कि नर व मादा का अनुपात, यानी नर बटा मादा, तो नर व मादा का जो अनुपात है वही को हम क्या बोलते हैं? लिंगानुपात कहेंगे, कहेंगे लिंगानुपात। ठीक है। जैसे यहाँ पर वेष्टि या तो नर है, वेष्टि का मतलब वही आप समझिए, वेष्टि का मतलब वही क्या हो गया हमारे पास? प्रजाति होती है। क्या होती है? प्रजाति होती है। वेष्टि का मतलब क्या होगा यहाँ पर? प्रजाति होती है।
ठीक है। तो देखिए जैसे कि समष्टि में 60% क्या है, स्त्री है, और 40% क्या है, नर है। यानी कि पुरुष मान लीजिए, आप इसको क्या मान लीजिए, पुरुष। तो फिर हमारे पास अनुपात क्या हो जाएगा, लिंगानुपात 60 और 40, यानी कि 40/60, ये हमारा लिंगानुपात हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है आयु वितरण। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। आयु वितरण क्या होता है? आयु वितरण को अगर हम परिभाषित करें तो क्या होगा कि किसी नियत समय पर समष्टि भिन्न भिन्न आयु के लोगों से मिलकर बनती है। अब हमारी समष्टि की परिभाषा है, जो समष्टि होती है वो भिन्न भिन्न आयु वर्ग के लोगों से मिलकर के बनती है। क्लियर है बात? तो किसी समष्टि के लिए दी गई आयु अथवा आयु वर्ग के व्यष्टियों का प्रतिशत आलेखित किया जाता है, एक ग्राफ बनाया जाता है। तो बनने वाली संरचना को आयु पिरामिड कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। किसी समष्टि की दी गई आयु अथवा आयु वर्ग के व्यष्टियों का प्रतिशत, आयु वर्ग के व्यष्टियों का प्रतिशत कि कितने लोग कितने प्रतिशत है, कि बच्चे कितने हैं, जैसे कि बच्चे कितने हैं, युवा कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, जैसे जन्म पूर्व, जनन सम, जन्मोत्तर कितने हैं, इस सब को ही हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर लिंगानुपात मान लेते हैं। तो आइए, आयु वितरण या आयु पिरामिड हमें बताता है कि समष्टि में कितने जीव पूर्व प्रजनन अर्थात बच्चे हैं, और कितने प्रजनन सम युवा है, और कितने पश्च प्रजनन सम बूढ़े हैं। यानी कि जो ये हमारी आयु पिरामिड में तीन मुख्य बातें बताता है। आयु पिरामिड जो होता है हमें तीन मुख्य बातें बता देता है कि क्या क्या है। देखिए डियर स्टूडेंट, हमारी बात को समझिए। कितनी बताता है ये, कि कितने जीव पूर्व प्रजनन, यानी कि पूर्व प्रजनन का मतलब क्या होता है? पूर्व प्रजनन का मतलब होता है प्रजनन के पहले वाले, इनको हम बोलते हैं बच्चे। बच्चे कितने हैं? दूसरी बात, प्रजनन क्षम जो प्रजनन कर सकते हैं वो कितने हैं? युवा कितने हैं? तीसरी बात, पश्च प्रजनन पश्च प्रजनन यानी कि बूढ़े कितने हैं? पश्च प्रजनन को यहाँ पे पिरामिड में जन्मोत्तर भी दर्शा रखा है। क्या दर्शा रखा है? जन्मोत्तर। ठीक है। पूर्व प्रजनन को हमने यहाँ पर जन्म पूर्व भी बता रखा है। तो इस तरीके से अगर हम समष्टियों की तुलना करें, जैसे मान लो हमारे पास समष्टि है, जैसे कि बढ़ती जनसंख्या की समष्टि क्या है, यानी कि बूढ़े ज्यादा है, बूढ़े ज्यादा है, युवा कम है, और बच्चे, तो बच्चों वाला ग्राफ ज्यादा है ना, बच्चों और युवाओं का ग्राफ ज्यादा है। जबकि बच्चे और युवा लगभग बराबर की स्थिति में है, तो वो चाइना की जनसंख्या है। और जापान में घटती समष्टि है, क्योंकि जापान में बूढ़े व्यक्ति ज्यादा है, जन्मोत्तर व्यक्ति यानी कि बूढ़ों की संख्या अधिक है, इसलिए जापान को बूढ़ों का देश कहते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर बीच का जो ग्राफ है, बीच की जो दो रेखाएं हैं, वो रेखाएं हमारी जननक्षम को दर्शाती है, यानी युवाओं की संख्या यहाँ पर क्या है, कम है। तो इस प्रकार की समष्टि होती है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, समष्टि का आकार अगला पॉइंट है हमारा, समष्टि का आकार। इस समष्टि का जो आकार या घनत्व होता है, किसी समष्टि का आकार आवास में उसकी स्थिति को बताता है। समष्टि के आकार में निम्न कारणों से चेंज आ सकता है, यानी कि कोई समष्टि किन कारणों से बदल सकती है। एक तो उसका ये हो सकता है, समष्टि जो होती है, या तो उसका दूसरी जाति से संघर्ष हो सकता है, दूसरी जाति से उसका क्या हो सकता है, संघर्ष हो सकता है। किसी परभक्षी का प्रभाव हो सकता है, या फिर किसी पीड़क नाशी का प्रभाव हो सकता है, तब जाके समष्टि का आकार बदल सकता है। यानी कि डियर स्टूडेंट, पूछा जा रहा है समष्टि का जो आकार है, समष्टि आकार, समष्टि का जो आकार है वो कैसे बदल सकता है, आकार कैसे बदल सकता है। समष्टि का आकार बदलने का ये है, दूसरी जाति से संघर्ष हो जाए, किसी परभक्षी का प्रभाव हो जाए, या किसी पीड़कनाशी का प्रभाव हो जाए, तो इससे ये समष्टि क्या हो सकती है, बदल सकती है। प्रकृति में समष्टि के बारे में बोले कि समष्टि का आकार नेचर में कैसा हो सकता है, आकार नेचर में किस टाइप का हो सकता है, तो आकार भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे कई संख्या कम हो सकती है, तो कई संख्या क्या हो सकती है, अधिक। कहीं पर संख्या क्या हो सकती है, कम हो सकती है,
तो कहीं पर संख्या क्या हो सकती है, अधिक हो सकती है, कहीं पे कम कहीं पे अधिक। जैसे कि हम बात करें कि भरतपुर, भरतपुर जानते हो आप, राजस्थान में ही है। आर्द्र भूमि में 10 में से 10 से कम साइबेरियन सारस है, जबकि उसी तालाब में जो क्लेमाइडोमोनास शैवाल है उसकी संख्या लाखों में हो सकती है। हम कह सकते हैं कि समष्टि का आकार एक जैसा नहीं होता, एक ही जगह पे अलग अलग प्रकार की समष्टि अलग अलग हो सकती है। फिर आता है हमारा नया टॉपिक, इसका नाम है समष्टि घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी। समष्टि आकार को हम तकनीकी रूप से समष्टि घनत्व कह सकते हैं। इसे एन से दर्शाते हैं, सिंपल सी बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन याद रखना। किससे दर्शाते हैं इसको, एन से दर्शाते हैं। तो समष्टि आकार को हम एन से दर्शाएंगे। समष्टि घनत्व मापन के तरीके क्या क्या है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न आता है। समष्टि घनत्व को मापन के तरीके कितने हैं, तो सबसे पहला तरीका आता है कुल संख्या। पहला तरीका आता है कुल संख्या, ठीक है। तो समष्टि घनत्व को मापने के लिए जो तरीके आते हैं उसमें सबसे पहला तरीका है कुल संख्या। कुल संख्या ये सबसे सरल तरीका है, लेकिन ये भ्रामक हो सकता है समष्टि घनत्व को मापन के तरीके।